गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। लॉकडाउन में घर पर ही, जल्दी से घर पर ही स्टडी कीजिए कि इसलिए आप लोगों को लगातार बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप जल्दी से एक एक चीज़ पढ़ पाएँ। राइट, तो फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में द साइंस डॉट। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपसे करनी है कि जो बच्चे जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो क्लास 11th या 12th से बिलोंग करते हैं, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके लिए उनके लिए एक बहुत यूनिक चैनल बना हुआ है, ग्लोबल क्लासेस। राइट, ग्लोबल क्लासेस सर्च कर लीजिए आप, मैं लिंक में भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ग्लोबल क्लासेस बाय चंदन सर, बाय, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। वो किनके लिए है? जो 11th क्लास एंड 12th क्लास के बच्चे हैं, वो उनके लिए वो चैनल है। ये चैनल द साइंस डॉट जो आप प्रेजेंट देख रहे हैं, द साइंस डॉट जो आप देख रहे हैं इस चैनल को, वो सिर्फ आपको जूनियर सेक्शन के लिए, 9th और 10th के लिए है। जी हाँ, 9th और 10th के लिए सारे वीडियोज इसमें अवेलेबल होंगे। 9th क्लास या 10th क्लास से कोई भी बच्चा बिलोंग करता है तो उनके लिए सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और इसमें आपको सारा चीज़ इंग्लिश और हिंदी में, खास बात है कि आपको इंग्लिश में भी मिलेगी एंड हिंदी में भी वीडियोज मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में। इसमें भी आपको इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, आई होप। दोनों आप हैं, अगर आप ग्लोबल वाले चैनल्स को देख रहे हैं तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये देख रहे हैं तो ग्लोबल को। दोनों आपकी मोबाइल फ़ोन में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई क्लास की बात। अब हम बात कर लेते हैं मेन आज के टॉपिक के बारे में कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस वाले वीडियोस अगर सर्च किए होंगे तो मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दे दिया था। आप देखे होंगे बहुत सारे चैनल्स में आपको एक लिख दिया जाता है और ऐसे बता दिया जाता है कि इसकी ये वैलेंसी होती है, उस एलिमेंट्स की एक वैलेंसी होती है। बट मैं आपको निकालना सिखाया हूँ कि किसी का वैलेंसी कैसे निकालें। जैसे आपको निकालना है कॉपर्स का, राइट, हर एक बच्चों को दिमाग में आता है कि सर किसकी वैलेंसी क्या होती है। तो आप लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p पर 6, 3s2, 3p पर 6, 4s2, 3d पर शायद 9 होता होगा, आप जोड़ लो। ssp, ssp और 434 होता है, तो जो 6 4 10 दोबारा 6 18 20 9 29 29 हो गया। ये आपका जो है जो कि वैलेंसी है किसका है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका, 29 का। और वैलेंसी की अगर बात की जाए तो आप देख लो, ये K वाले सेल हैं, ये दोनों आपको L वाले सेल हैं, और A और एक और है जो मिलाकर M का सेल है, और लास्ट वाला जो आप देख रहे हो वो है आपका N का है। ठीक है, तो इसमें 2 है, 6 2 8 इसमें है, और 6 2 8 9 6 15 2 17 इसमें है, और लास्ट में आपका जो है 2 इसमें है। तो M में 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकता है, इसलिए कॉपर का 2 वैलेंसी होती है, 2 भी और 1 भी, याद रखिएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 होगा, 8 होगा, अगर इसमें अगर 18 भर दिया जाए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये सब रीजनेबल चीज़ें क्यों होती है वो आपको मेरे ग्लोबल क्लास वाले वीडियोस में आपको पता चलेंगे। जो 11th क्लास के मैंने वीडियोस बना रखी है उसमें आप सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ रीजन्स नहीं बता सकता क्योंकि 9th क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ। राइट, तो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। अब हम आगे ये सीखेंगे कि कॉपर का 2 वैलेंसी तो मैंने सीख लिया कि 2 1 भी होता है और 2 भी होता है। ठीक है, और मैं जैसे कि आप सोडियम का निकालना चाहते हैं कि सोडियम का 11 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तब सोडियम को 1s2, 2s2, 2p पर 6 6 2 8 2 10 और 1s 2s 2p और फिर हो जाएगा 3s पर 1। ये आपकी वैलेंसी होगी किसकी, सोडियम की। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। और आउटर मोस्ट की बात की जाए, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, अगर वैलेंसी की बात की जाए तो ए वाले K सेल होंगे और ए वाले जो होंगे सॉरी L सेल होंगे, और 1s 2s सॉरी फॉर दैट 1s 2s 2p पर 6 3s पर 1 होगा। तो ये दोनों मिलाकर होगा आपको L सेल, और ये तो हुआ K सेल, और ये हो गया M सेल। एकदम क्लियर है। 6 4 10 1 11 हो गया, 2 8 और 1 होता है, तो लास्ट में कितना, तो इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी होती है, ये भी वैलेंसी ही है। कॉपर का 2 वैलेंसी होता है। ओके, तो वैलेंसी लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो मैंने आपको दोबारा बता दिया। ठीक है,
और जल्दी से देख लेते हैं आगे की कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि आगे हमको पढ़ना है। हम टॉपिक्स लिख देते हैं, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा, आपको टोटल्स बुक्स में हमारा टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो टोटल आपको मिल जाएगा। एक एक चीज़ जल्दी से आप लोग बुक मिला लो कि कौन से टॉपिक आपको पढ़नी है। तो हम आयंस की बात कर लेते हैं कि हम आयंस से स्टार्ट करना है, राइट। आयंस क्या होते हैं, आयंस वो देख लेते हैं। चलिए तो हम चर्चा कर लेते हैं आयंस के बारे में। आयंस होते क्या होते हैं, आयंस, इसको आयन बोलते हैं, राइट। आयन कहने का मतलब होता है चार्ज। अगर किसी भी कंपाउंड या यौगिक ले लेते हैं, किसी भी यौगिक के अगर एक कण की बात की जाए, जिस कण पर आवेश हो उसे कहा जाता है आयन, यानी आवेश युक्त कण को ही हम आयन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक छोटा मोटा एग्जांपल है NaCl, तो इसमें दो कण हैं, एक Na है और एक Cl है। तो Na पर अगर प्लस चार्ज आएगा, Cl पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये दोनों आयन है, ठीक है। इसे धनायन कहा जाता है, धनायन, धनायन। और इसको ऋणायन कहा जाता है, ऋणायन। धनायन और केटायन और एनायन कहा जाता है। ये एनायन हो जाएगा, एनायन, और ये जो कि है केटायन हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो वो तो धनायन ऋणायन आप सीख चुके हैं। ये अलग बात है कि इसका धनायन और ऋणायन यानी आयन दो तरीके के हो सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गया बात आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आप बेटर है पॉजिटिव नेगेटिव आयन सीखिएगा। अब बच्चों को मन में आता है कि सर ये चार्ज कहाँ से आया। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा चार्ज कहाँ से आया। तो चार्ज कहने का मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है। मिस्टेक से अगले चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर जो कि है सोडियम का वो 11 है, कितना है 11 है, एटॉमिक नंबर आपको 11 है। तो इसका जो है एटॉमिक मास जो है 23 के बराबर माना जाता है। अगर किसी का परमाणु संख्या अगर किसी का 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले वीडियो में मैंने दे रखा हूँ, और 11 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और 11 प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तभी तो न्यूट्रल होता है ना। स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट्स ले लो तो वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होती है। और ये चार्ज आया कहाँ से वो देख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। अगर सोडियम की अगर 3D मॉडल अगर खींचिएगा आप, तो मान लीजिए कि आपका इस सोडियम का 3D मॉडल है जिसमें K सेल है, L सेल है, और मान लेते हैं कि हमारा M सेल है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो आपका 11 है, और प्रोटॉन्स की संख्या भी आपको 11 पॉजिटिव है। इसके अंदर 11 पॉजिटिव प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव प्रोटॉन इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, क्योंकि सोडियम के पास टेंडेंसी होती है डोनेट करने का, अगर ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अब 10 माइनस बचा, और प्रोटॉन के पास जो प्रोटॉन है वो आपका उतना ही नंबर है। तो अगर घटाया जाए 11 प्रोटॉन पॉजिटिव में से 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को, तो हमारे पास 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 प्रोटॉन पॉजिटिव, राइट। अगर घटाया नहीं कैंसिल किया जाए, कि अगर कैंसिल किया जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर देंगे, तो 10 प्रोटॉन कट जाएगा तो बचेगा 1 प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन बचेगा। या आप ये भी मान सकते हैं कि 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब है कि इस पर 1 प्रोटॉन का चार्ज होगा, इसीलिए इस पर 1 प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। आप सीख गए। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है सिर्फ हम परमाणु संख्या की बात करते हैं। परमाणु संख्या जो है मैग्नीशियम का वो क्या है, वो है आपका 12। क्या है 12। तो 12 प्रोटॉन पॉजिटिव होगा और 12 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। अगर तो अब हम देख लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ये देगा। हमेशा कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी को दान करता है, यानी लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो हम देख लेते हैं कि पोटासियम हमारा जो मैग्नीशियम है वो कितना डोनेट करेगा। तो मैग्नीशियम जो डोनेट करेगा वो किसी को, वो 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, क्योंकि 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में कितना हो जाएगा 2। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन और ए वाला इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। तो अगर डोनेट करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो 12 पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो 2 प्रोटॉन पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम पर जो चार्ज जाएगा वो 2 प्लस जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उसका उतना ही चार्ज भी होता है, राइट। तो आपने देखा कि आयंस क्या होते हैं, एक आपको धनायन देखा आपने अभी तक धनायन, और हम अब बात कर लेते हैं केटायन पर, सॉरी एनायन पर बात कर लेते हैं, राइट। केटायन तो आप लोग देख चुके हैं, हम इसे हटा रहे हैं। ओके, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आपको क्लियर ना लगे तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेगेटिव आयन देख लेते हैं, यानी एनायन की बात करें, नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, या इसको हम एनायन भी बोलते हैं, एनायंस, ठीक है। एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जस्ट लाइक Cl-, ठीक है। क्लोरीन माइनस की बात कर लेते हैं। अब क्लोरीन माइनस कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए है। यही तो मेन खास बात है जो कि बच्चे को याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट कोई भी अगर एटम्स या अणु एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, और कोई एक लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये रीजन है कि क्यों, तो वो हम देख लेते हैं ऐसा क्यों। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो कुछ ऐसे होता है, 2 8 और 7 होता है। इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अष्टक जो होता है वो पूरा होता 8 इलेक्ट्रॉन से। अब क्या होते हैं वो हम कुछ ही देर बाद बताएं, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कनिष्ठ करना है तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, राइट। अब हम इसकी 3D मॉडल अगर जांच करें तो हमें पता चलेगा कि कुछ क्लोरीन ऐसे होता होगा जिसमें 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जाहिर से बात है किसी को ये 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो इसमें क्या हो जाएंगे 8, यानी इसमें 8 हो जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा, तो 2 8 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई। तो क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या जो होगा, प्रोटॉन्स की संख्या वो 17 प्लस प्रोटॉन होगा, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया ए नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि है बढ़ गया, इसलिए इस पर एक चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इससे यही निष्कर्ष है कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आयंस का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट से हम किसी भी कैसे कंपाउंड को बना सकते हैं। चलिए, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है तो वैलेंसी आप जानते हैं, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। वैलेंसी 1 से 20 तक, आप 9th क्लास में हैं तो कम से कम एक हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 1 से 20 तक आपको वैलेंसी याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1 से मिनिमम 30 तक। ऐसे तो रिएक्शन आपके पास नहीं है तो 20 तक भी काम चलेगा, लेकिन 30 तक मैं आज शो करूँगा। जिंक तक, जिंक यानी 30 तक आपको याद रखना है। वैलेंसी का बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर वैलेंसी आपको निकालनी है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि वैलेंसी कैसे किसी का निकालेंगे सर। जैसे अगर वैलेंसी अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का कितना होता है, और वैलेंसी कहते किसको है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, और बेरिलियम का जो होता है वो 4, और बोरॉन का होता है 5, कार्बन का होता है 6। तो वैलेंसी कैसे निकलती है तो हम देख लेते हैं, KLM से आराम से निकाल सकते हैं आप। इसमें आप 1 होगा, इसमें आपका 2 होगा, इसमें आपका 2 और 1 होगा, इसमें 2 और 2 होगा, इसमें 2 और 3 होगा, इसमें 2 और 4 होगा।
तो ये जो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है यही इसका वैलेंसी हो जाता है। दीज आर द वैलेंसीज ऑफ गिवन एलिमेंट, ठीक है, लिथियम का 2 लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार बहुत सारे हैं जो कि आपको ये सब चीज़ आती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सब तो बोरिंग चीज़ है, पढ़ा हुआ है आपका। जल्दी से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र की बात की जा रही है। सूत्र यानी फॉर्मूला की मैं बात कर लेता हूँ। व्हाट इज फॉर्मूला? कभी आप सोचें कि फॉर्मूला क्या होता होगा? किसे कहते हैं? सिंबल तो आप बहुत तरीके से जान चुके हैं कि सिंबल होता क्या है। हम फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। सूत्र हिंदी है थोड़ा कठिन होती है, तो इसको सूत्र हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वही मैं देख रहा था कि हिंदी में सूत्र कैसे लिखा जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। कॉन्सेप्ट में है कि फॉर्मूला कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंबल्स किसी भी किसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। 2 चीज़ का, एक तो तत्व की फॉर्मूला लिख सकते हैं, तत्वों की फार्मूला, और यौगिकों का भी फार्मूला लिखा जाता है। यौगिकों का भी फार्मूला लिखा जाता है। तत्व के फार्मूला में अगर H2 की बात कर लेते हैं, O2 की बात कर लेते हैं, Cl2 की बात कर लेते हैं, और यौगिकों का फार्मूला में H2O की बात कर लेते हैं, H2SO4 की बात कर लेते हैं, SO2CO2 की बात कर लेते हैं। तो ये यौगिक का फार्मूला हुआ, ये तत्व का फार्मूला हुआ। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के फार्मूलाज लिखने में, ये दोनों के फार्मूलाज लिखने में एक चीज़ का बड़ा कॉमन है, सिंबल का। सिंबल माने संकेत का। क्या चीज़ का कॉमन है? संकेत बहुत जरूरी है सर। संकेत यानी कि हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, सल्फर है, ये जो कि है आपके पीछे वाला कॉन्सेप्ट का ये जो संकेत है, जो कि ऑक्सीजन है, ये सब संकेत है। और एक चीज़ और देखिएगा कि ये भी आपको दिख रहा है कि ये क्या है? अणु है, ठीक है। और इसमें आपको जब अणु है तो परमाणु भी होगा। यानी जब भी हम सूत्र लिख सकते हैं तो अणु का ही सहायता लेनी पड़ती है सूत्र लिखने के लिए। तो कह सकते हैं कि अणुओं की सहायता से दर्शाए गए सिंबल, सिर्फ अणु ही नहीं सिंबल भी इसमें आएगा, क्योंकि ऐसे तो डेफिनेशंस कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संकेतों एवं क्या अणुओं की मदद से लिखे जाने वाले को सूत्र कहते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड को अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो सूत्र किसका लिखते थे? तो कंपाउंड का तो तत्व का लिखते हैं, तो उसमें वर्तमान परमाणु की सहायता से लिखी जाती है। जैसे कि ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन H2 है तो H2 में आपको 2 परमाणु हैं, तो ये भी शो करता है ना सूत्र क्या शो करता है? उसमें कितने परमाणु हैं। अच्छा, किसी तत्व में कितने अणु हैं, ये भी बात है कि कितने अणु हैं, तो 2 तरह के, 2 एक 3 अणु हैं। तो यानी कि हमेशा सूत्र ये बताता है कि इसमें कितने अणु हैं। अणु एवं सिंबल क्या है? सिंबल और अणु के कॉन्सेप्ट से सूत्र को डिफाइन किया गया है। अच्छा, ये तो हुआ सूत्र की बात। तो और सिंबल क्या होते हैं? सिंबल में आपको अकेले होंगे सिर्फ हाइड्रोजन, और सूत्र आपका ये होता है। ये तत्व के सूत्र हैं, यौगिक सूत्र है, तो बहुत सारे सूत्र हैं। चलिए, ये तो सूत्र के बाद अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन बहुत तरह का बना सकते हैं। सबसे पहले तो सूत्र आपको बुक्स में भी दिए होंगे कि सूत्र होता क्या है। सूत्र किसी भी तत्व के में वर्तमान परमाणुओं की संख्या को शो कर सकता है। ये भी शो करता है कि एक अणु में उसके कितने परमाणु होते हैं, और यदि किसी यौगिक की बात की जाए तो उस यौगिक में कितने तरह के तत्व भाग ले रहे हैं, उससे भी सूत्र पता चलता है। सूत्र से ही पता चलता है, तो सूत्र का ही डेफिनेशन है। चलिए, सूत्र 2 तरह के हो सकते हैं। अभी तक तो सूत्र 2 ही तरह के पढ़ना आया है, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सूत्र, ठीक है। तो एक सूत्र होता है आपको सरल सूत्र, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपको अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र, सरल सूत्र को कहते हैं सिंपल, और एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ए है मोलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम दोनों को एग्जांपल से समझते हैं कि सिंपल सरल सूत्र और अणुसूत्र क्या होता है। अच्छा, अगर मान ले
कि सरल सूत्र का डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सरल सूत्र जो होते हैं वैसे सूत्र को कहते हैं जो सबसे सिंपल हो। जैसे कि किसी भी सूत्र, आप तो ये देखें कि किसी भी अणु को अगर दर्शाना हो, किसी भी यौगिक के अणु को हम बात करते हैं, अणु तो छोड़ देते हैं, यौगिक के अणु की अगर बात की जाए, यौगिक के अणु की बात की जाए, के अणु की अगर बात की जाए तो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यौगिक है C6H6, ठीक है, ये बेंजीन है, इसे हम बेंजीन कहते हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, बेंजीन हिंदी में भी लिखा था, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये है जो कि है, इसमें टोटल आपको बताया जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, इसका सरल फार्मूला सिर्फ CH है, इसको कहते हैं हम सरल सूत्र, सरल सूत्र। और भी एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे ग्लूकोज ले लीजिए, C6H12O6 का कॉन्सेप्ट हम लेता हूँ, ठीक है। तो ये अणु सूत्र है, क्योंकि ये सबसे सारे कंटेंट इसमें अवेलेबल है, टोटल अणु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसका सिंपल जो होगा, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा, वो हम देख लेते हैं। CH2O होता है, ये होता है आपका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी सरल सूत्र, मॉलिक्यूलर सूत्र है, ऊपर वाला है। अच्छा, इसे निष्कर्ष निकल रहा है ना कि हम इसके रेशियो को लेते हैं, 6:12:6, तो 6 कम 6 2 जा 6 बन जा, तो 1:2:1। तो सबसे सिंपल रेशियो को ही कहते हैं सिंपल या एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, कि किसी मॉलिक्यूल में सबसे सिंपल रेशियो क्या है, सबसे छोटे वाले रेशियो को कहा जाता है, जो कि आपको है, वो है आपका। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, दोनों का डेफिनेशन क्या होगा। सरल सूत्र जो कि होता है किसी भी सूत्र का, किसी भी यौगिक का सबसे सरल अनुपात को शो करना ही कहलाता है आपको सिंपल यानी एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे सरल सूत्र। जैसे मान लिया जाए कि कोई इंसान लेता है C6H12 लेता है, ठीक है। अब ये जो कि मॉलिक्यूलर है, इसका सरल क्या हो सकता है, इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, CH2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा सिंपल। यानी कि हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला किसका निकलेगा, जिसका कॉमन लिया जा सकता है, ये भी कॉमन है। जिसका कॉमन ही नहीं हुआ तो उसका सिंपल फार्मूला कहाँ से आएगा। जैसे अब वाटर ले लेते हैं H2, इसका सिंपल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम है। अब हम NH3 ले लेते हैं, अमोनियम, इसका सिंपल और मॉलिक्यूलर सेम है, दोनों अलग नहीं है। ये आपका सिंपल भी और मॉलिक्यूलर दोनों का सेम आता है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि होता है वो टोटल, या कह सकते हैं कि अगर सरल सूत्र को अगर n से गुना किया जाए तो हमारा अनुसूत्र आएगा। यानी अनुसूत्र हमें कुल बताते हैं, यानी कि अधिकतम परमाणुओं की संख्या बता देता है, और ये न्यूनतम परमाणुओं की संख्या बताता है कि एक छोटे वाले सूत्र में अगर लीजिएगा तो न्यूनतम परमाणु संख्या कितना होगा, ये अधिकतम बताता है। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कार्बन के 6 ही होंगे, हाइड्रोजन के 12 ही होंगे, ऑक्सीजन के 6 ही होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल है, दोनों में रिलेशंस क्या होते हैं, आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 2 3 4 जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो सिंपल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें दोनों रिलेशंस क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन इनटू सिंपल एंड संबंध की बात कर लेते हैं। संबंध किसमें, तो सिंपल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में, एम्पिरिकल कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला में अनुसूत्र एवं सरल सूत्र में क्या संबंध होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अनुसूत्र लाने के लिए, अनुसूत्र लिखने के लिए आपको n गुना आपको क्या उसको एम्पिरिकल फार्मूला, यानी इसको साधारण सूत्र बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं मूल सूत्र। सॉरी फॉर डैट, इसके हिंदी में इसका जो नाम है अनुसूत्र को लिखने के लिए सरल सूत्र, सरल सूत्र ही तो था ना, सरल सूत्र, ठीक है। तो अनुसूत्र के लिए n गुना सरल सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। कैसे, अगर हमारे पास अनुसूत्र है C6H12O6 लाना है तो हम क्या करेंगे कि n, अब यहाँ रख देते हैं हम क्या, CH2, क्यों, क्योंकि ये जो है ग्लूकोज का ये अनुसूत्र है, और ये ग्लूकोज का जो कि है वो है जो कि सरल सूत्र है,
ग्लूकोज का जो कि है सरल सूत्र है। इसका मतलब है कि हमें इससे जो गुना करना पड़ेगा वो हम 6 से गुना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। या n बराबर कह सकते हैं, n बराबर अनुसूत्र ठीक है, अनुसूत्र डिवाइडेड बाय कौन सा सूत्र, सरल सूत्र। तो हम आराम से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो किसका, आप ले लो C12 C5H10 का, पेंटीन है, और इसको भागा देना है CH2 से, राइट। तो क्या कटेगा, 5 बचेगा, इससे भी कटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब है दोनों का कंटेंट सेम है तो इससे 5 ही आएगा। इसको 5 से गुना करेंगे तो कॉमन आराम से आंसर आ जाएगा। या तो लोग ऐसे भागा नहीं देखा पैसे भी कर सकते हैं, आप 5 से कॉमन ले लो और CH2 लिख दो, और यहाँ CH2 तो आपका लिखा हुआ है ही, तो आप ऐसे भी करो तो बेटर है। ओके, हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से डिफाइन कर दिए। तो आपने देखा कि संबंध क्या है, n गुना सरल सूत्र होता है अनुसूत्र लाने के लिए फॉर्मूला, आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे। चलिए, खत्म हो गया। ये तो था मेन बात, मुद्दे वाली बात जो कि आपने सीखा कि क्या होते हैं रिलेशनशिप। जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि हम किसी भी यौगिक को कैसे लिखेंगे, और एक परिवर्तनशील वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, बुक्स में लिखे हुए हैं कि परिवर्तनशील वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, किसके संयोजकता बदलेगी, किसके चेंजिंग में संयोजकता आती है, वो हम देखते हैं। परिवर्तनशील यानी चेंजेज वाले संयोजकता कि किनके संयोजकता में चेंजिंग आती है, व्हाट इज द चेंजिंग ऑफ संयोजकता, वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके। तो संयोजकता जो चेंज होता है जनरली आपको कॉपर का नजर आएगा, Fe का नजर आएगा, Au यानी गोल्ड का नजर आएगा, कॉपर Fu गोल्ड का नजर आएगा, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके संयोजकता जो कि डिफरेंट ऐसे। तो अगर आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको बहुत सारे संयोजकता अलग अलग एलिमेंट के मिल जाएंगे। लेकिन कुछ नॉर्मल से एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि परिवर्तनशील संयोजकता होती क्या है। तो कॉपर को हम स्टार्टिंग पीरियड में ही आपको निकाल के दिखाए थे कि इसका 1 आता है और इसका 2 आता है, इसके 2 आते हैं और इसके 3 आते हैं, आप चेक कर लेना। और एक गोल्ड है, इसके 1 आते हैं और 3 आते हैं। गोल्ड के कितने कितने होते हैं, यानी कि सोना के 1 और 3 होता है। ठीक है, क्लियर है, ये तो सीख चुके हैं, है ना। अब ये सीख लीजिए कि छोटे वाले को क्या कहा जाता है और बड़े वाले को क्या कहा जाता है। अभी याद रखना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि चंद मिनटों बाद आपको पता चलेगा कि किसके लिए क्या आता है। तो छोटे वाले के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट है। अस, छोटे वाले जिनका जो छोटा होता है उनके लिए अस आता है। अस समझते हैं, मान लें कि ये छोटे वाले इनके हैं तो इनके लिए जो उपसर्ग आएगा वो अस आएगा, अस। ठीक है, अस। अच्छा, अस क्या आता है, उपसर्ग आता है। जैसे कि क्यूप्रस का नाम सुने होंगे, क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस। अच्छा, ये जो है जो कॉन्सेप्ट है वो उपसर्ग पर ही आता है। ये उपसर्ग है, उपसर्ग, नॉट प्रत्यय, याद रखिएगा। सफिक्स समझते होंगे आप लोग। अच्छा, ये बड़े वाले हैं, इसके लिए ई का आता है। बड़े वाले क्या आता है, ई का आता है। इसके लिए ए एस हो जाएगा और इसके लिए एस हो जाएगा, इसके लिए ईक हो जाएगा, इसके लिए ईक हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे वैलेंसी। अच्छा, आप ये सीख चुके हैं। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट में हम ये भी सीख लेते हैं कि कंपाउंड का निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ से केमिस्ट्री जो कि है आपका एकदम हाईलाइटेड हो रहा है, डीपली हो रहा है। अगर आप पहले से वीडियो में बने हुए थे तो आपके लिए तो सर आज एकदम लकी ड्रॉ है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा कि किसी का कंपाउंड कैसे बनाया जाता है वैलेंसी के थ्रू। हाउ कैन बी कंपाउंड बी मेक थ्रू वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी के थ्रू कंपाउंड को बनाया कैसे जा सकता है वो हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक पहले छोटा मोटा एग्जाम्पल लेंगे, फिर इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, अच्छा, इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रेडिकल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। आयन तो देख चुके हैं, रेडिकल्स को देख लीजिएगा।
तो वो वाले आप नोट डाउन कर लो कि ये किसको कहते हैं और अस किसको कहते हैं। तो छोटे वाले को यानी छोटा वैलेंसी को, जिनका छोटा वैलेंसी है उनके लिए अस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और जिनका बड़ा वैलेंसी होता है उनके लिए इक का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, जैसे कि Cu प्लस O जोड़ दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है कॉपर का, अगर हम एक यूज करें, ऑप्शन का 2 यूज करें तो बनेगा Cu2O, ए बनेगा Cu2O। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूप्रस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ लगा है वो देख लेते हैं, ठीक है, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है। पूरा नाम इकट्ठे नहीं लिखा जाता है, ये प्लस है आगे लगा है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, ऐसे तो एक क्यूप्रस बना इसी से, और उसके बाद देख लीजिएगा अगर हम बात करें किसकी, 2 की, तो अगर Cu प्लस O लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका 2 होता है, तो सिर्फ CuO ही दिखेगा आपको, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, इक्वल हो जाता है। ये क्यों होता है वो कुछ देर बाद भी हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका नाम क्या होगा। तो क्यूप्रिक होगा, क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। क्या नाम है, क्यूप्रिक। इससे आगे इसलिए इसको उपसर्ग कहा गया है, प्रत्यय मत समझ जाइएगा, प्रत्यय पीछे लगता है आपको, सर ये तो प्रत्यय है, नहीं ये उपसर्ग ही है, क्योंकि इससे आगे लगा प्रत्यय तो आइड होगा, आइड ऑक्साइड, ठीक है। क्यू कोई वर्ड नहीं है इसीलिए इसको उपसर्ग ही माना गया। चलिए, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता दिए। इसका फेरस होगा, फेरिक होगा, इसका क्या हो जाएगा, गोल्ड है Au। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग इसका भी कंपाउंड हम कुछ देर में बना लेते हैं, बना के हम लोग देखेंगे कि किसका नाम होता है। तो हम जल्दी से इसको नोटेट कर लो, क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री को डीपली समझना चाहते हैं तो सर नोटेट तो करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। परिवर्तनशील संरचना आपने देख लिया कि क्या होता है, किसका नाम क्या होता है, आपने बाखूबी देखा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके हाइलाइटेड पॉइंट में सबसे पहले तो रेडिकल्स पर चर्चा कर लेते हैं। रेडिकल्स क्या होता है, ठीक है, रेडिकल्स, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, धन्यवाद, इसको यहीं से काट दूंगा।